कोरोना से जंग में पूरा देश एकजुट होकर कोरोना का सामना करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन कोविन ऐप का लॉन्च भी करेंगे। तो कोरोना टीकाकरण अभियान जो है वो 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ऐप को लॉन्च भी करेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरुआत करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। टीकाकरण अभियान से पहले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना वैक्सीन की खेप देश के अलग अलग सेंटरों पर पहुंचाई जा चुकी है। 16 जनवरी यानी शनिवार से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होगा। ये कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण अभियान के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और कोरोना का टीका देश को समर्पित करेंगे। बता दें कि भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल हैं। इसके अलावा भी देश में 4 और वैक्सीन मंजूरी लेने की तैयारी में है। कोविशील्ड की पहली खेप मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई गई है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप आज यानी बुधवार को दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई गई है। कोरोना वैक्सीन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लगाई जानी है। पहले चरण में करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका दिया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड का डोज दिया जाएगा। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाना है। तो कोरोना वैक्सीन अब भारत में बनकर तैयार हो चुकी है। 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को आपातकाल के दौरान मंजूरी मिली है। तो आपातकालीन इस्तेमाल के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, जिसके बाद 16 जनवरी को देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि इससे पहले ड्राई रन के जरिए जो दोनों वैक्सीन हैं उनका ट्रायल भी लिया गया था। इस दौरान जो परिणाम थे वो संतुष्ट नजर आए थे, वो संतोषजनक नजर आए थे, जिसके बाद अब 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका दिया जाएगा। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको कोरोना का टीका लगेगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं और उम्मीद करेंगे कि जो कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान है उसमें जो भारत इससे पहले भी टीकाकरण अभियान चलाता आया है उसका फायदा देश की जनता को मिलेगा और वो अनुभव जो है वो देश के काम आएगा। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 10 समाज सेवियों को सम्मानित भी किया है। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव की कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 10 समाज सेवियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन समाज सेवियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा गोरखपुर महोत्सव 2021 स्मारिका पुस्तिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बता दें कि गोरखपुर रत्न जो ये सम्मान है वो देश और दुनिया में गोरखपुर को गौरवान्वित करने वाले लोगों को दिया गया है। इन लोगों को चांदी का सिक्का, प्रशस्ति पत्र और शाल उठाकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस परंपरा को पिछले साल जो है वो गोरखपुर महोत्सव जब हुआ था उस दौरान शुरू करना चाहते थे, लेकिन पिछले साल ये संभव नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब इस बार प्रशासन ने इसे अमली जामा पहना दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर महोत्सव में शिरकत की। आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था, लेकिन खास बात यह रही कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें शिरकत की। इस दौरान 10 समाज सेवियों को गोरखपुर रत्न देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश और दुनिया में गोरखपुर का नाम रोशन किया है, अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर रत्न सम्मान देकर सम्मानित किया है।
दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब स्कूल खुलने वाले हैं। दरअसल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। तो दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद दिल्ली में अब 18 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले पिछले दिनों दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस बात के संकेत दिए थे। उन्होंने ट्वीट किया कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं और प्रैक्टिकल के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए 16 मार्च 2020 को केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। राजधानी के सभी स्कूल तभी से बंद हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। अब कोरोना की रफ्तार थमने और कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली में अब 18 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। दरअसल कोरोना काल के दौरान शैक्षणिक गतिविधियां बड़े स्तर पर प्रभावित हुई थी। उस दौरान स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में 16 मार्च 2020 से जब कोरोना पीक पर था तो सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया था, जिसके बाद से स्कूल अभी तक बंद है। और आपको बता दें कि कोरोना का जिस तरह से धीरे धीरे प्रकोप कम हुआ है, जैसे जैसे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, तो अब शैक्षणिक गतिविधियां भी पटरी पर लौटती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, बच्चों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लिहाजा सरकार ने अब स्कूल खोलने का फैसला किया है। 10वीं और 12वीं के लिए 18 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे ताकि बच्चे जो है वो परीक्षाओं को लेकर तैयारियां कर सकें। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग करेंगे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाने का फैसला सुनाया। साथ ही एक कमेटी का गठन भी किया है जो किसानों की परेशानियों को सुनेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बाद भी जो है वो किसान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसान संगठन कमेटी को लेकर सहमत नहीं दिख रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। राकेश टिकैत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर जो कमेटी बनाई है उसके सभी सदस्य कानून के समर्थक हैं। टिकैत ने कहा कि अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उसी ने कृषि कानूनों को बनाए जाने की सिफारिश की थी। दरअसल किसान कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने इस आदेश पर मंथन करने की बात कही थी, जिसके बाद किसान आगे की रणनीति की अपनी घोषणा भी करेंगे। बता दें कि सरकार और किसानों के बीच विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों की कमेटी का गठन किया है उनमें भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवट शामिल हैं। तो किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है और किसानों की ये नाराजगी कई तरह के सवाल भी खड़े कर तो किसानों की ये नाराजगी कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब किसान प्रदर्शन खत्म करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं,
ये खत्म कैसे होगा? कृषि कानूनों पर रोक प्रदर्शन खत्म करने के लिए लगाई गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसानों को कमेटी पर भरोसा क्यों नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा तीनों कृषि कानूनों पर रोक के बाद किसान क्या प्रदर्शन खत्म करेंगे? किसानों के मुद्दे को विपक्ष के अगले चुनावों में भुना पाएगा, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं और कमेटी के गठन से क्या किसानों की समस्याएं सुलझाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अब किसान अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे? कृषि कानूनों पर रोक प्रदर्शन खत्म करने के लिए लगाई गई है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें खलिस्तीनी लोग भी घुस आए हैं, जिसकी वजह से जो दंगे हैं वो भड़क सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तीनों कृषि कानूनों पर रोक के बाद भी किसान खुश क्यों नहीं है? क्या किसान अभी भी खुश नहीं है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब जो है अगले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या विपक्ष इस मुद्दे को भुना पाएगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में सेंधमारी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे ममता सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी को डर भी सताने लगा है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने सियासी समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। दरअसल बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके बाद अब टीएमसी ने वाम मोर्चे और कांग्रेस से बीजेपी के खिलाफ साथ देने की अपील की है। आपको बता दें कि टीएमसी ने वाम मोर्चा और कांग्रेस से समर्थन मांगा है। साथों ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ आइए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो टीएमसी और कांग्रेस है वो ममता बनर्जी के साथ आती हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि राज्य की 294 सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। टीएमसी का कहना है कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। ऐसे में यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लामबंद होंगी। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी ही बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा है। तो यहां पर ये जो खबर है वो भी कई सवालों को जन्म दे रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लगातार अपना चुनावी अभियान तेज किया हुआ है और जिस तरह के परिणाम लोकसभा चुनाव के दौरान आए थे उससे बीजेपी उत्साहित नजर आई थी। और अब ममता के गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने तैयारियां कर दी हैं, जिसके बाद अब ममता बनर्जी को क्या डर सता रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी डरी हुई है बीजेपी के चुनावी अभियान से, ये बड़ा सवाल है। उसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल कि क्या जो छोटी पार्टियां हैं वो पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ जाएंगी? क्या टीएमसी और छोटी पार्टियां गठबंधन करेंगी? क्या जो बाकी दल हैं वो बीजेपी के खिलाफ लामबंद होंगे, एकजुट होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अगर ये सभी पार्टियां इकट्ठा होती हैं तो उससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जब चुनाव खत्म होंगे, परिणाम सामने आएंगे तो इन सभी सवालों के जवाब हमको मिल जाएंगे। कोरोना का सितम फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर मंगलवार की तुलना में करें तो लगातार अब जो है कोरोना के मामलों में उछाल देखने को यहां पर मिला है। तो कोविड-19 के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार के मुकाबले आज एक बार फिर कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिला है। बात अगर पिछले 24 घंटों की करें तो 15,968 मामले सामने आए हैं। वहीं 202 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,968 नए मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में 15,968 करीब 16,000 मामले यहां पर कोरोना के सामने आए हैं, जिसके बाद
कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,95,147 हो चुकी है। अगर मरने वालों के आंकड़े पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 202 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 1.5 लाख को पार कर चुकी है। 1,51,529 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पर नजर डालें तो 17,817 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 15,968 केस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 1,04,95,1,95,000 को पार कर चुका है। 24 घंटे में 202 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जो मरने वालों की संख्या है उसका आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर चुका है। 1,51,529 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो कोरोना वायरस से फिलहाल निजात मिलती नहीं दिख रही है और अब बर्ड फ्लू का खतरा भी लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि भारत के राज्यों में बर्ड फ्लू लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना वायरस का असर हालांकि पहले के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन अब बर्ड फ्लू की दहशत जरूर लोगों को डरा रही है। बर्ड फ्लू भारत के राज्यों में पांव पसारता नजर आ रहा है। अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। WHO की एक रिपोर्ट की माने तो H5N1 के कारण संक्रमित लोगों में मृत्यु दर करीब 60% है, यानी इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट कोरोना वायरस से भी ज्यादा है। इन राज्यों में पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। तो बर्ड फ्लू की दहशत लगातार देखने को मिल रही है और जो लोग हैं उनके मन में डर जरूर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का सितम फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब बर्ड फ्लू जरूर लोगों को डरा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़ गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है। तो मुरैना में जहरीली शराब का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी मीटिंग भी की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए मुरैना के डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। बता दें कि मुरैना के सुमावली थाना इलाके के पहावली गांव में 3 और बागचीनी इलाके के मानपुर गांव में 11 जनवरी को जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के सामने आने के बाद मुरैना से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया था। पिछले 24 घंटों में जहरीली शराब का काल 8 और लोगों को निकल गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है और जांच दल भी गठित कर दी है। गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी दोषी होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन ने इस मामले में बागचीनी थाना प्रभारी समेत बीट प्रभारियों को भी निलंबित कर दिया है। इसके अलावा मुरैना आबकारी जिला अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। मृतक परिजनों की मांग पर पुलिस ने आरोपी की संख्या बढ़ाकर 4 से 7 कर दी है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जो सर्दी है वो लोगों को परेशान कर रही है और सर्दी के साथ साथ शीतलहर ने भी लोगों की सरदर्दी बढ़ा दी है। दरअसल बादल छंट चुके हैं, बरसात का समय खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ठंड जो है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में
सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। बादल छटने के बाद कोहरे और शीतलहर की मार तेज हो गई है। पूरे उत्तर भारत में करीब करीब यही हालात हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी रुकने के बाद आसमान साफ हो गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन पाला पड़ने के अनुमान जताया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी के अलावा एमपी में अगले 4-5 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कोहरे का अनुमान भी जताया गया है। वहीं दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में तेज बारिश की भी संभावना है। सुबह के वक्त दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पर बर्फ की मोटी चादरें हैं, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। कई इलाकों में बर्फ की वजह से पूरी तरह से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें पारा 3 डिग्री तक जाने की बात कही गई है। इस दौरान भारी कोहरे की भी चेतावनी दी गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।